रॉ एजेंट को फैमिली मैन होना चाहिए? वैसे देखा जाए तो मैंने अपने बच्चों को रॉ में नहीं भर्ती कराया। तो सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लीजिएगा, अंडरवर्ल्ड ने मारा ना उसको। सर ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई 71 के अंदर, तो सारी प्लानिंग रॉ ने की थी। ओके। रॉ ने प्लानिंग करके इंदिरा गांधी को ब्रीफ किया कि पाकिस्तान का टाइम आ गया है इसको ठीक करने का। क्या आप कोई डंकी रूट बता सकते हैं जहां से ये सारे जो बांग्लादेशी हैं वो घुसपैठ करते हैं? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो बांग्लादेश और इंडिया के अंदर बहुत सी नदियां जाती हैं एक दूसरी जगह से, जहाँ पे बड़ी बड़ी घास लगी है, तो वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे PFI बैठी है जो इंडिया के अंदर मुस्लिम को प्रमोट करना चाह रही है, ये इंडिया के अंदर इस्लामिक कंट्री बनाना चाहती है। आप देखिए कोई यात्रा लेके निकलता है तो यहाँ पे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं। बुलडोजर एक्शन जारी। बुलडोजर एक्शन, फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है कि आप बुलडोजर का एक्शन ऐसे नहीं कर सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट अपना काम देखे, आपके पास अपने केस तो भुगत नहीं रहे। गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं, चले जाते हैं। फेलियर है पाकिस्तान के आईएसआई का। कि क्या हाफिज सईद जिंदा है या ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड? सत्यानाश अगर देश का किया, वो किया आपके जवाहरलाल नेहरू ने। वाकई में कभी ISI और रॉ ने एक साथ कोई जॉइंट ऑपरेशन किया है? उसको जो अंडरगारमेंट पहनाए गए लड़की को भगवा रंग के दिखाए गए थे, और ये दिखाया गया कि रॉ के लोगों का करैक्टर खराब है। एक चमकताब, एक मदहोशी, हर आलम चंगा होता है। एक हुक हुमकती आंखों में हर कतरा गंगा होता है। दिल में मतवाली मौज पले, मन सात आसमां छूता है। जब जब मेरे इन हाथों में लहराता तिरंगा होता है। जब एक रॉ एजेंट या जवान सरहद पर रहकर या उस पार किसी मुल्क में रहकर हम वतन की रक्षा कर रहा होता है, तब उसके दिल में भी कुछ यही आवाज़ गूंजती है, यही आवाज़ उसके दिल से आती है। ये ऑफिसर्स किसी हवा के झोंके की तरह होते हैं, बस आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये वो अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल पावर है, जो लाइमलाइट में तो कभी नहीं आते, लेकिन हाँ, एकांत में, अंधेरे में रहकर, बैक स्टेज में रहकर भी देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ RNAW की, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि ये एक एक्स रॉ ऑफिसर रह चुके हैं। सर एनके सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट का एक पहला स्पेशल पॉडकास्ट है, और नो डाउट पहले पॉडकास्ट के आप पहले गेस्ट हैं, तो नो डाउट आप हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे रिलेटेड यही होगा कि आपने रॉ में कैसे काम किया, किस डेजिग्नेशन पे काम की, रॉ कैसे ऑपरेट करता है, तो आप अपनी कहानी, अपनी ही ज़ुबानी ज़रा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। 38 ईयर्स काम किया रॉ के अंदर, डिफरेंट सीटों पे काम किया है, कई फॉरेन पोस्टिंग की है मैंने, और कई ऑपरेशंस को क्लोजली वॉच किया। बहुत कुछ होता है रॉ के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत सीरियस भी हो जाता है, कई बार बड़ी दिक्कत भी हो जाती है कई बार, लेकिन कहीं पे भी काम करना नेशन के लिए बड़ा अच्छा लगता है। और काम किया रॉ के अंदर, बहुत सी नॉलेज हुई। अगर आज मैं चीज़ों पे बोल पा रहा हूँ, नेशनल इश्यूज़ पे बहुत बोल पा रहा हूँ, या नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे बोल पा रहा हूँ, या फॉरेन रिलेशंस पे बोल पा रहा हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है। फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका अपना जज्बा होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। सर देखिए, अब जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक लेवल पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि रॉ में अगर कोई भी इंसान अगर कोई मूवीज़ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता है, तो उसे भी लगता है कि मैं देश के लिए कुछ कर गुजरूँ। तो अगर कोई इंसान रॉ में या फिर रॉ एजेंट बनना चाहता है, रॉ ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? क्या कोई एग्जामिनेशन होता है या फिर कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? देखिए, मेन क्या है कि रिक्रूटमेंट का सिस्टम होता है जो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो मैंने अपने बच्चों को रॉ में नहीं भर्ती कराया, किसी रिलेटिव को भर्ती नहीं कराया, क्योंकि जो बाहर से आपको लगता है वैसा नहीं है। कई डिफिकल्टी होती है, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार आपको टारगेट किया जाता है। आपको बाहर से खतरा कम होता है, अंदर से ज़्यादा खतरा होता है टारगेट करने का या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का। लेकिन लाइफ के अंदर सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ झेलना पड़ता है। तो रॉ के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि लोगों को के पास जो भ्रम बैठे हुए हैं कि जैसे लोग की रॉ के अंदर आकर के पता नहीं देश की बहुत सेवा कर पाएंगे। जी, हर एक को सेवा का मौका नहीं मिलता। आप सोचिए कि आर्मी का आदमी ये तो नहीं है ना कि हर एक आदमी बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करने चला जाता है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से रॉ के अंदर भी बहुत से लोग बहुत सी कंट्रीब्यूशन भी करते हैं जब उनको मौका मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि रोज रोज आप कोई ऑपरेशन करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। फिल्मों में रियलिटी नहीं है, फिल्मों में उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जैसे फिल्म आपके पास
AK-47 आप किसी को मार रहे हैं, ऐसा रियल लाइफ के अंदर नहीं होता। सर, मैं आपकी बात काफ़ी बारीकी से सुन रहा था और इसमें आपने फैमिली की बात की। तो क्या एक रॉ एजेंट को फैमिली मैन होना चाहिए? क्या वो शादी कर सकता है, अपनी लव लाइफ जी सकता है, पर्सनल लाइफ आराम से गुजार सकता है? या फिर अगर वो शादी कर भी लेता है तो क्या उसके बाद वो अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वो क्या काम करता है, वो डिस्क्लोज करता है या फिर नहीं? ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि रॉ का जो एक ऑफिसर होता है, जो कोई एम्प्लॉय होता है, वो भी उस तरीके से जैसे आम आदमी है। शादी भी होती है, लेकिन सपोजिंग जैसे मैं फॉरेन के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी है कि मेरे वाइफ साथ हो, मेरी फैमिली साथ हो। वो एक ज़रूरी चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि रॉ का आदमी सारा टाइम जंगलों में बैठा रहता है या कोई उल्टे सीधे काम करता है। देखिए, मैं फॉरेन के अंदर रहा हूँ, मिशंस के अंदर काम किए, कुछ सीक्रेट काम भी होते हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आकर के हम अपनी फैमिली छोड़ देंगे। फैमिली हमारे साथ ही रहती है और फैमिली के लोग आपसे पूछताछ नहीं करते, क्योंकि उनको अब जैसे मेरे से कोई, तो मैं किसी को बात करूंगा रॉ के किसी ऑपरेशन की, तो मेरी वाइफ को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उनकी बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन आम आदमियों को इंटरेस्ट होता है कि क्या ऑपरेशन किया, क्या हुआ। बहुत से ऑपरेशन हमने किए हैं, लेकिन बहुत से ऑपरेशन को हमने ऑब्जर्व किया, तो बहुत सी चीज़ों पर बात कर सकते हैं। और बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि आपकी सीक्रेट चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। सीक्रेट चीज़ एक लिमिट तक होती है। ऑपरेशन का आपका कौन सा एजेंट है, क्या है, क्योंकि बहुत से हम एजेंट रखते हैं आगे जो हमारे लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, और बहुत से काम हमें खुद करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी सीक्रेट को डिस्क्लोज करें या अपनी फैमिली से पूछें, तो हमारे को फैमिली तो इंटरेस्ट ही नहीं होता। जैसे मैं गया, एक लंदन में पोस्टेड था, तो मैं जाता था, जैसे मुझे एक आ गया कि क्रैश मैसेज आया, जाके देखा मैसेज क्या है, पढ़ा, उसको जिसको बताना है उसको बता दिया और आगे रूटीन की बात थी, हमारे लिए बड़ी रूटीन की बात है। और सीक्रेट हमको रखना आता है, छुपाना आता है, लेकिन ये तो नहीं है कि सारा टाइम बंदूक लेके चले रहते हैं हम, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो कभी आपकी वाइफ को ये डर नहीं लगा कि आप अगर ऐसे काम कर रहे हैं, आप एक रॉ एजेंट हैं, तो क्या कभी उनको घबराहट हुई, ऐसा आपको फील हुआ कभी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैं ईरान में पोस्टेड बिल्कुल था। सर। ईरान के अंदर वहाँ के जो एम्बेसडर थे हमीद अंसारी, उनके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से हमारे टीम को एक्सपोज हो गई। टीम एक्सपोज होने के बाद हमारे कुछ लोग को किडनैप भी किया गया। तो मेरे को जो आदमी किडनैप था उसने कहा कि भाई तुम्हारा नंबर हो सकता है। तो मैंने अपनी वाइफ को अलर्ट कर दिया, यानी कि जब मैं घर से निकलता था मुझे पता था कि अगर मुझे कोई किडनैप करेगा तो मेरे घर के सामने तो नहीं करेगा। घर के बाहर जैसे दोनों साइड पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी, उस टाइम पे पैदल जाया करते थे, आगे से टैक्सी पकड़ते थे। हमारा एक यूनिट बना हुआ था, गप मारते हुए चले जाते थे कुलीग्स अपने। तो जब देखा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो मैं चुपचाप, कान पीछे होते थे गाड़ी में, चुपचाप साइड पे हो जाता ताकि गाड़ी पीछे से न मार जाए, क्योंकि उनका सिस्टम था कि वो कभी गाड़ी से आपको उड़ा सकते हैं। रोड क्रॉस करेंगे तो देख लेंगे। फिर जब आपकी टीम है, जैसे आपके 2-3 फ्रेंड्स आप जा रहे हैं, गप्पे मारते हुए जा रहे हैं या टैक्सी लेके जा रहे हैं, तो वो आपको टच नहीं करेंगे। फैमिली के साथ जाएंगे तो भी आपको टच नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं एम्बेसी से या बाहर निकलता था तो एक छोटा सा फ़ोन कॉल करता था कि मैं आ रहा हूँ, और वाइफ को पता था कि 15 या 20 मिनट तक मैं पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा कि अगर इससे ज़्यादा टाइम लगे तो उनको कुछ नंबर दिए हुए थे, अपने लोगों के नहीं बल्कि कुछ जर्नलिस्ट के, कुछ पॉलिटिशियन के इंडिया के अंदर, कि आप इनको फ़ोन कर देना, सारे अखबार में चीज़ें छप जाएंगी, तो अपने आप मेरे को छुड़वा लिया जाएगा। क्योंकि मैं अपने लोगों का नंबर दे नहीं पाता था, और मैंने स्पेशली, क्योंकि वाइफ मेरी गवर्नमेंट सर्वेंट तो थी नहीं, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो उस तरीके से मैं आया। फिर उसके बाद मुझे जब निकलना था, चुपचाप मैं निकल के आ गया फैमिली के साथ, यानी कि बगैर इंटीमेशन के, या 2 दिन की तैयारी करके हम आ गए, सामान बाद में आता था। सर, कभी आपने ऐसा हुआ कि अपनी आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज ना की हो और अपनी आइडेंटिटी छिपाकर कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर कर किसी और देश में रहे हो? कोई ऐसा किस्सा हो तो प्लीज हमारे ऐसी देखिए बहुत से बात होती है, जब हम जाते हैं तो हमारा कोई एक डिफरेंट नाम भी होता है, उसको हम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए कोई नाम आप हमें बता सकते हैं? मेरा नाम सदराबादी था एक जगह के अंदर, और कोई कौन सा मुस्लिम कंट्री थी। अच्छा, देखिए बेसिक क्या होता है कि ये नहीं कि हम रोज़ के ऑपरेशन कर रहे हैं। इवन इंडिया के अंदर हमारे ऑपरेशन होते हैं। अब आप आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, जब हम बाहर पोस्टेड होते हैं तो किसी को तो पता नहीं होता रॉ क्या है, हम कवर पोस्टिंग पे जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि जो हमारा आई कार्ड होता था उसके ऊपर रॉ नहीं लिखा होता, और जब मैं रिक्रूटमेंट हुई बहुत साल तक तो पता भी नहीं था कि रॉ क्या है। क्या लिखा होता है फिर उस पर सर? कैबिनेट सेक्रेटरीट, तो हमको पता भी नहीं था। और एक बार मेरे को सीबीआई और आईबी के फ्रेंड थे, तो कहते यार हम तो कभी जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, अपना नाम डिस्क्लोज कर देते हैं, बता देते हैं कि आईबी से, तो हमें हेल्प मिल जाती है, आप कैसे करते हो? मैंने कहा हमारा कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि हम क्या हैं,
तो काम हो जाता है। कई बार सीबीआई कहना पड़ता है, कई बार आईबी कहना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे रॉ को कोई जानता भी नहीं था। रॉ का नाम बाहर आया 1980 के आसपास। और ये किस समय की बात है सर? 1980 के टाइम में रॉ का नाम बाहर आया, अदरवाइज लोगों को पता ही नहीं था कि रॉ क्या है। ओके, नहीं मैं कह रहा था जो आपने बात बताई ये किस समय की ये बात तो है आम सर? तौर पे आज भी अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है तो आज तो फिर भी हम कह पाते हैं कि मैं एक्स रॉ ऑफिसर हूँ। ओके, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, डिस्क्लोज नहीं कर सकते डिस्क्लोज थे। नहीं करते थे। और ठीक है, हम अपने काम तो सारे करवाते थे। अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती थी, नॉर्मली कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन में जाएंगे, लेकिन कोई ज़रूरत पड़ती थी, अपने काम के पर्सनल काम भी कराने पड़ते हैं, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस से बात होती थी कि ये ऐसा हुआ, ऐसा करिए। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ती तो देख लेते थे पीछे से। एक रॉ एजेंट की लाइफस्टाइल कैसी होती है सर? नॉर्मल, जैसे आपकी लाइफ है वैसे मेरी लाइफ है। जब आप मिशंस करते हैं बहुत सारा इतना खतरा होता है तो कुछ अलग तो होगी लाइफस्टाइल में। देखिए, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ मिशंस होती है। कोई ऐसा नहीं है कि हम रोज़ रोज़ जाके किसी का कत्ल करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी रॉ के आदमी ने किसी को मारा भी होगा या किसी का मर्डर किया होगा। इससे लोगों के अंदर बड़ी संभावना है। लोग सोचते हैं कि फिल्मों के अंदर ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। हम आज पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं रॉ के लोग मरवा रहे हैं, लेकिन एक तरीका है, एक काम करने का तरीका होता है। क्या कोई पकड़ा गया रॉ का आदमी? कोई नहीं पकड़ा गया, क्योंकि रॉ का आदमी गया ही नहीं कोई वहाँ पे। तो यह क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अंडरवर्ल्ड, सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लीजिएगा, अंडरवर्ल्ड ने मारा ना उसको। सुशांत सिंह राजपूत केस में थोड़ा सा आपकी, देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जब मर्डर हुआ तो वहाँ पे इमीडिएटली आ गया कि सुसाइड है। कुछ घंटों के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया गया सुसाइड है। बिल्कुल बिल्कुल तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ तो कुछ घपला चल रहा है, फिशी है, बिल्कुल। फिशी कुछ है। फिर देखा गया सीसीटीवी कैमरास गायब है, 3 एम्बुलेंस पहुंच गई उसको लाने के लिए, इमीडिएटली उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। देखिए, जब किसी आदमी की डेथ होती जी। है तो पुलिस टाइम लेती है, बिल्कुल। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी या उससे पहले सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इंस्पेक्टर ने कुछ घंटे के अंदर कह दिया सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, सुसाइड हुआ, तो लग गया कि कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, क्योंकि एक इंस्पेक्टर कह नहीं सकता कि उसका सुसाइड है। डीसीपी बोलेगा, कमिश्नर बोलेगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल आदमी था, या इवन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेटमेंट आएगी। सर ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आपकी, ये खुलासा कर रहा हूँ, मैंने किया हुआ खुलासा। उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था इस चीज़ के ऊपर। जब मुझे किसने कहा कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या कहते हैं, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया था अकेला बैठ करके, और मैं पहला आदमी था जिसने डिस्क्लोज किया था। क्योंकि अंडरवर्ल्ड का काम क्या होता है कि देखिए, अंडरवर्ल्ड को कोई मतलब नहीं है। अंडरवर्ल्ड पैसे के लिए काम करता है, कौन उसको पैसा देता है, कौन उसको काम देता है, तो अंडरवर्ल्ड अपना तय कर लेता है। पुलिस से कनेक्शन होता है उनका, गवर्नमेंट से कनेक्शन होता है। जब आपका 1993 का बम ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले कौन था? दाऊद तो एक नॉर्मल आदमी था, स्मगलर था, स्मगलर था, छोटे छोटे काम किया करता। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते थे उसके दुबई से। जब उसको पेट्रोनेज मिल गई पॉलिटिशियन की, साथ में पुलिस की, तो डॉन बन गया। जब डॉन बन गया तो उन्होंने कहा जी आप करिए, बम ब्लास्ट करिए, तो बम ब्लास्ट करा दिया। उसको भागने के अंदर भी पॉलिटिशियन ने हेल्प की उसकी। तो डॉन ऐसे बनता है। आज बॉलीवुड के अंदर डॉन बैठा हुआ था, दाऊद के नाम पे काम होता है, लेकिन आज वो ठंडा पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं है, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है पॉलिटिकल, इसी रीजन पे। तो उस वक्त जो है पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में देख लीजिएगा। ओके, तो क्या इन सारी केसेस में रॉ अपना हस्तक्षेप नहीं करता? देखिए, रॉ एक्सटर्नल देखता है, ओके, रॉ हर एक चीज़ में इंटरवीन नहीं करता। Okay. अगर हमको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ बात है तो हम उसको, जैसे कुछ सीबीआई की, हमें किसी केस के ऊपर हो कि सीबीआई काम कर रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, हम सीबीआई को पास ऑन कर देंगे। कोई एजेंट मिलेगा जो इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम सीबीआई को हैंड ओवर कर देंगे इनिशियल इंक्वायरी कर करके, क्योंकि बाकी काम वो करेंगे, फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं। देखिए, रॉ इंटरनल अफेयर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है रॉ की, वो आईबी की इन्वॉल्वमेंट होगी। आईबी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल, है। no doubt। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे अगर हम बाहर से इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको पास ऑन कर देंगे। जी, रॉ कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है। एक्सटर्नल अफेयर्स की सारी चीज़ें वो देखेंगे। एक्सटर्नल, बाहर से देश को खतरा क्या है वो देखते हैं। जी, जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई 71 के अंदर, तो सारी प्लानिंग रॉ ने की थी। ओके, रॉ ने प्लानिंग करके इंदिरा गांधी को ब्रीफ किया कि पाकिस्तान का टाइम आ गया है इसको ठीक करने का। इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे आर्मी चीफ को बुलाया बिल्कुल। कि आप आइए पाकिस्तान के टुकड़े करने। रॉ ने पूरी पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके रखा था। जब आर्मी चीफ को बुलाया तो उसने कहा जी हम तो ये काम नहीं कर सकते, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास डिफेंसिव इक्विपमेंट है, हमें चाहिए ऑफेंसिव इक्विपमेंट। इंदिरा गांधी ने कहा कितना टाइम चाहिए? कहता 1 साल। सैम मानेक तो जो भी उसको सामान चाहिए था वो ले लिया। उस टाइम तो रशिया हमें सप्लाई करता था। उसके बाद उसने कहा वी आर रेडी, तो काम हो गया। सर, सैम मानेक
शॉ के बारे में कुछ आप बताएं। नहीं, सैम मानिक शाह बड़े कैपेबल आर्मी के चीफ थे जी। और उनकी आरएन का जो रॉ के चीफ थे उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, ओके क्योंकि सारी प्लानिंग रॉ ने की थी और शाम को दोनों रिलैक्स होते थे। ओके ऐसे नहीं कि बड़े परेशान घूम रहे हैं दोनों। इवनिंग में दोनों साथ बैठ करके डिस्कस करते थे आराम से, गुल आदमी थे। और लास्ट में जब यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था तो रॉ ने उनको ये कहा कि आप जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं या जैसे पाकिस्तान की आर्मी उसको अवॉइड करिए, आप सीधा ढाका पे कब्जा करिए। ओके जब पाकिस्तान की आर्मी अपने बंकर बना के बैठी थी बहुत सी सिटीज़ के अंदर, तो इंडियन आर्मी उसको बाईपास करती थी। ये सारी की सारी जो बातें की गई थी ये रॉ और मानेक शाह के, आरएन का और मानेक शाह के बीच में थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने ढाका पे कंट्रोल कर लिया, उनसे कहा सरेंडर करो। उनके पास उस टाइम पे 2 प्लेन बचे थे ओके पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास, ओके एक गिर गया तो एक बचा था। सिंगल। जब उन्होंने घेर लिया तो कहा भैया सरेंडर करो, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। तो इंटेलिजेंस का क्या काम होता है, इनको ये नहीं पता था कि उनके आर्मी के, उनके जो वहाँ के जो कंट्रोलर हैं यानी कि गवर्नर जनरल वो कहाँ पे हैं और आर्मी के उनके चीफ कहाँ पे हैं। तो दोनों की बात हुई, दोनों कहा हम मिलेंगे कि क्या, क्योंकि उन पर प्रेशर चल रहा था सरेंडर करने का। तो दोनों एक होटल में मिलने गए। जब दोनों उस होटल में जा रहे थे तो उसी टाइम पे होटल में बम्बार्डमेंट कर दी गई। तो दोनों घबरा गए, सरेंडर कर दिया, क्योंकि ये पर्पस नहीं था कि उनको एलिमिनेट किया जाए, पर्पस था कि उनको सरेंडर करना। क्योंकि एक इंडिया को प्रेशर था यूएस की तरफ से, यूएस की 7th फ्लीट हमारे वाटर्स के पास आ गई थी। इवन ब्रिटिश की जो नेवी फ्लीट है वो भी पहुंच गई थी कराची के पास। तो इंडिया को था कि जल्दी से जल्दी वार खत्म किया जाए और उनको 93,000 सोल्जर को इन्होंने सरेंडर करा दिया। यानी यूएस और यूरोप इन दोनों का दबदबा था उस वक्त, काफी दबदबा था। और बेसिकली अगर हमने पाकिस्तान को नहीं हराया 71 वार के अंदर, बिल्कुल हमने हराया यूएसए को। ओके। और यूएसए ने इंदिरा गांधी से बदला भी लिया किस तरीके से? बाद में उनका मर्डर करा करके। जैसे आप देखिए ना उस टाइम पे, आज हम डीप स्टेट की बात देख रहे हैं कि डीप स्टेट कैसे पीएम मोदी को हटाना चाहती थी, क्योंकि वो चाहते नहीं कि इंडिया पावरफुल हो। उसी तरीके से इंदिरा गांधी को हटाना चाहते थे। सर आप अंदर की काफी ज्यादा बातें आपने आज एक्सपोज की हैं। बातें तो देखा जाए हर एक कुछ आदमी जजमेंट कर भी पाते हैं और नहीं भी कर पाते। इंदिरा गांधी के खिलाफ अपोजिशन को इकट्ठा कराया, डेमोन्स्ट्रेशन कराई और इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। सरकारों को बनाना और उन्हें गिराने का भी काम जो है रॉ का होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का होता है। मैं इसमें देखिए, रॉ इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करता। मेन क्या है कि सारा काम था सीआईए का, यूएसए का, सीआईए का। वो काम कर रहे थे इंदिरा गांधी को गिराने का। जैसे भी आपने देखा जब इलेक्शन हुए लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो पीएम मोदी को हराने की बात थी, डीप स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसी तरीके से इंदिरा गांधी को भी हराने का काम कर रहे थे वो। फिर उसके बाद यूएस एक बेस बनाना चाहता था श्रीलंका के अंदर, उनके ट्रिंकोमाली पे। तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव थे, नेशनलिस्ट थी पूरी, तो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे एलटीटी खड़ी कर दी ताकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस की जाए। जब डिस्टर्बेंस की हुई तो अमेरिका की प्लान फेल हो गई ट्रिंकोमाली पे अपनी एयर बेस, अपनी नेवल बेस बनाने की। अगर उनकी नेवल बेस बनती तो इंडिया के लिए खतरा था। जैसे सेंट मार्टिन आइलैंड पे वो अपनी बेस बनाना चाहते हैं बांग्लादेश की, बिल्कुल। तो इंडिया उसको भी नहीं सपोर्ट कर रहा, इंडिया उसके भी खिलाफ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूएस की बेस हमारे आसपास हो। कभी भी उनका माइंड चेंज हो सकता है और हमारे लिए खतरा बन सकता है। सर आप, एक क्वेश्चन मेरा ये है, बांग्लादेशियों की बात आपने की, बांग्लादेश जब डिवाइड हो रहा था तो इसकी बात की। तो आज के ज़माने में अगर हम देखें, आज के जो करंट सिचुएशन देखें हमारे देश में, तो कई सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स वापस भारत में आ रहे हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ से वो सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं, बॉर्डर को ब्रीच करके इंडिया में घुसते हैं। तो क्या आप कोई डंकी रूट बता सकते हैं जहाँ से ये सारे जो बांग्लादेशी हैं वो घुसपैठ करते हैं? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो बांग्लादेश और इंडिया के अंदर बहुत सी नदियाँ जाती हैं एक दूसरी जगह से, जहाँ पे बड़ी बड़ी घास लगी है, तो वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। बांग्लादेश का इंडिया का बॉर्डर लगता है 4097 किलोमीटर का, सबसे लंबा बॉर्डर है। और वो कहीं से भी तार तोड़ के आ जाते हैं। पूरे बॉर्डर में फेंसिंग भी नहीं की गई क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। फिर त्रिपुरा की बात ले लीजिएगा, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वहाँ से घुस जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि ना पूरे बॉर्डर के ऊपर अपनी आर्मी को लगा देंगे। फिर आप देखिए कि सुरंगों से, पाकिस्तान से बहुत से सुरंगों से लोग सुरंग बना करके इंडिया के अंदर घुस जाते हैं मिलिटेंट। वहाँ पे जो सुरंगें हैं उसके ऊपर इन्होंने बाँच रखनी शुरू कर दी है, स्पेशल इक्विपमेंट है। तो बेसिकली आप जब अमेरिका नहीं रोक पाया तो बाकी क्या करेंगे? ये तो है नहीं कि आप दीवार बना करके रोक पाएंगे। देखिए हमारा बॉर्डर क्या लगता है, 3,433 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। चाइना के साथ भी हमारा 4,000 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर लगता है जी। वहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन है। बांग्लादेश के साथ लगता है बॉर्डर 4097 किलोमीटर का।
फिर म्यांमार से खतरा जहाँ से मिलिटेंट आते हैं 1643 किलोमीटर का। फिर जो हमारा बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, वहाँ पे तो ओपन बॉर्डर है, वहाँ से भी घुस पाता है। लेकिन म्यांमार के बॉर्डर में फेंसिंग स्टार्ट की है इतने सालों के बाद, और फेंसिंग के अंदर कम से कम 10 साल लग जाएंगे पूरी बॉर्डर की फेंसिंग करने में। पॉइंट बनाए जाएंगे, आर्मी डिप्लॉय होगी, जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं। तो कोई आसान काम नहीं है। जैसे लोग सोचा कि हमने आर्मी को यहाँ लगा देगा, आर्मी लगानी होगी तब तो 2 करोड़ की तो आर्मी लगानी पड़ेगी बॉर्डर के ऊपर खड़ी करने के लिए। फिर ये तो है नहीं कि आर्मी वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ी रहेगी, भूखी नंगी खड़ी रहेगी। बिल्कुल। तो ये काम बहुत मुश्किल है। अमेरिका नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे? फिर हमारा 7516 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, कोस्ट लाइन लगती है हमारी, वहाँ पे वाच रखनी है, वहाँ पे भी हमने बड़े इंतजाम कर रखे हैं। सर मैं एक दिल्ली पुलिस की बाइट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि बांग्लादेशियों के डिपोर्टेशन में लाखों का खर्चा जो है सरकार को करना पड़ता है, लेकिन वो मात्र 1500 से 2000 रुपए में जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके हमारे भारत में घुसाते हैं, इतने कम पैसों में भी। तो ये सारी चीज़ें कौन करवाता है? यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड उनके पास दिखाई देते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल ऐसा है कि हमारे पॉलिटिशियन, यहाँ पे PFI बैठी है जो इंडिया के अंदर मुस्लिम को प्रमोट करना चाह रही है, ये इंडिया के अंदर इस्लामिक कंट्री बनाना चाहती है बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से। इवन US इसके अंदर इन्वॉल्व था, पाकिस्तान के ऐसे इन्वॉल्व है, कुछ गल्फ कंट्रीज के अंदर इन्वॉल्व थे जो उनको पैसा देते हैं। बांग्लादेशी भूखे नंगे हैं, आपने देख ही लिया किस तरीके का उनका हाल है। बिल्कुल। तो थोड़े से पैसे के लिए आ जाते हैं इंडिया के अंदर, उनको काम मिल जाता है, चाहे घर की सफाई का काम हो जी, तो कचरा उठाते हैं, कचरा उठाने का काम है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली क्या है कि बहुत डिफिकल्ट काम है, कोई ऐसा काम नहीं है कि उनको हम एकदम निकाल देंगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जा रहा है, PFI के थ्रू काम कर रहे हैं। PFI ने हमारे बहुत से मंदिरों पे या जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे कंट्रोल कर रखा है, बिल्कुल। इवन गुजरात के अंदर। बिल्कुल। और सर यही सारे स्पॉट्स हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कई बड़े शहर भी ऐसे हैं जहां पर बांग्लादेशियों का अब कब्जा बढ़ता जा रहा है, और वो मंदिरों में भी काम करते हैं, छोटी छोटी जगहों पे, बड़े बड़े पोजीशन से लेकर अब छोटी छोटी जगहों पर भी बांग्लादेशी काम करने लगे हैं, और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट सिचुएशन है। सर एक और सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि देश के एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए देश के जो बाहर के जो दुश्मन हैं उनको अगर हम पहचान तो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार ये जो सामने वाला ये दुश्मन है, लेकिन जो घर के आंतरिक दुश्मन है, आपको क्या लगता है कि देश के आंतरिक दुश्मनों से कैसे लड़ा जा सकता है और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, काम कर रही है एजेंसी, आसान काम तो कोई भी नहीं है। अब रॉ जो है स्पेशली बाहर को देखता है, बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन बैठा, कौन कौन से मिलिटेंट है। आजकल देखिए ना कि पाकिस्तान के अंदर एलिमिनेट तो किया जा रहा है उनको, बिल्कुल। कोई कहता रॉ कर रहा है, कोई कहता पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, कोई कहता वहाँ के मिलिटेंट कर रहे हैं। लेकिन जितने भी मिलिटेंट है वो सारे के सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। देखिए, देश के बाहर के दुश्मन को आइडेंटिफाई करना आसान है, अंदर के दुश्मन को आइडेंटिफाई करना और उसको एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे लोगों को गोली मार देंगे, वहाँ पे तो गोली मारी जा रही है, यहाँ पे गोली मारनी मुश्किल है। आप देखिए, कोई यात्रा लेके निकलता है तो यहाँ पे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं, मस्जिदों से काम होता है। और ये काम इसलिए हो रहा है कि बहुत सालों से इनको छूट दे दी गई, बहुत सालों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब यूपी के अंदर काम हो रहा है, अब उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया, बुलडोजर एक्शन जारी है। बुलडोजर एक्शन। फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आ जाता है कि आप बुलडोजर का एक्शन ऐसे नहीं कर सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट अपना काम देखे, आपके पास अपने केस तो भुगत नहीं रहे, अपने केस तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, करोड़ों केस पड़े आपके कोर्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है। लोकल कोर्ट को छोड़ दीजिएगा इस चीज़ को डील करने के लिए। देश की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। बुलडोजर एक्शन किस पे हो रहा है? जो गुंडागर्दी कर रहा है। फिर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट इन चीज़ों में इंटरवीन करेंगे तो कैसे देश चलेगा? क्या पॉलिटिशियन अपना काम नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से केसेस हैं, करिए, उनको रिजॉल्व करिए। बहुत से केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जहाँ पे कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए मिलिटेंट के केस तो एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट रात को खोल करके बैठ जाते थे उनका केस सुनने को। इनको फांसी मत दो, ये सुप्रीम कोर्ट का काम भी है जहाँ तक मैं सोचता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या वो इंटरवीन करें इन चीज़ों के ऊपर। जब पता है कि यहाँ पे लोगों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, पुलिस वाले पिटने को बैठे हैं, पत्थर खाने को बैठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को एक अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट अपना काम करे, पब्लिक अपना काम करे, और जो गुंडे हों उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। आज यूपी के अंदर अगर पीस है तो इसी वजह से है ना, क्योंकि योगी ने वहाँ पे बुलडोजर चलाया। को बुलडोजर आम आदमी पे नहीं चलाया, गुंडों पे चलाया, जो लोगों को परेशान करते थे। यूपी के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है योगी की वजह से या बुलडोजर एक्शन की वजह से। तो एक एक्स रॉ एजेंट जो है वो सीएम योगी के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश है, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा सहमति रखते हैं? सहमति क्या रखते हैं? 110% रखते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा है कि योगी 24 घंटे काम करते हैं जी, मोदी भी 24 घंटे काम करते हैं, अमित शाह के साथ भी यही बात है। जो लोग देश को कमिटमेंट है जिनकी,
उनको तो हम सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। सर पाकिस्तान में एक अननोन गनमैन की काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा है कि एक आदमी आता है, वो जो भारत के जो दुश्मन है, जो आतंकी है, उनको एलिमिनेट करके शांति से चला जाता है। तो वो क्या कोई रॉ एजेंट है या फिर कोई ऑफिसर है? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो अननोन गनमैन अननोन है, रॉ का आदमी कभी एक्सपोज नहीं होता। अब बहुत से लोग कहते हैं जी रॉ मार रहा है, क्या पकड़ा किसी को? क्या आपने किसी रॉ के आदमी को पकड़ा? वहां से गनमैन आते हैं, गोली मारते हैं, चले जाते हैं। फेलियर है पाकिस्तान के आईएसआई का, फेलियर है पाकिस्तान की आर्मी का, उसके ऊपर आप रॉ को ब्लेम करो। लेकिन एक स्टेटमेंट आई थी हमारे होम मिनिस्टर की, उन्होंने कहा हमारी एजेंसीज अपना काम कर रही है। तो कर रही है काम अपना एजेंसीज, जहाँ जरूरत पड़ती है करती है वो काम। बिल्कुल। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों मार्च के अंदर 3 लोगों को मारा गया। एक उनका फंड रेजर था जो हाफिज सईद के क्लोज था, एक हाफिज सईद का और क्लोज था जो इंडिया के अंदर मिलिटेंट भेजता था, एक आदमी जिसने कुलभूषण जाधव को किडनैप किया था, उसको मारा गया। और जो मेन आदमी जिसने कुलभूषण जाधव को किडनैप किया था 2016 में ईरान के चाबार पोर्ट से, उमर ईरानी, उसको वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे काम करती है। ईरान ने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी कि भैया आदमी आपके कंट्री में छुपा हुआ है फलानी जगह के अंदर बलूचिस्तान के अंदर, उसको हैंड ओवर कर दो। तो पाकिस्तान की आर्मी ने उसको मार दिया, उसके 2 बच्चों को मार दिया। सर मेरा सवाल जो अगला है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं पेचीदा भी। मैं आपसे सर सीधे शब्दों में ये जानना चाहता हूँ कि क्या हाफिज सईद जिंदा है या ही हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड? देखिए, ये तो था कि जब ये जो एक आदिल कत्ल जिसको मारा गया 2 मिलिटेंट के द्वारा, हाफिज सईद भी उसके साथ था। पहले क्या मामला? लेकिन ऐसा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जिंदा होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि रॉ को उसको मारने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो एक लायबिलिटी बना पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। उसी की वजह से तो हमने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था। दाऊद इब्राहिम हो गया, ये वो हो गया। देखिए, 2 इंडिविजुअल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 250-60 को टेररिस्ट है, और मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 साल के अंदर ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, मारे जाएंगे, अननोन गनमैन इनको उड़ा देंगे। पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। सर अननोन गनमैन की जो काफ़ी ज़्यादा आपने बातें बताई, तो उससे कुछ चीज़ें तो हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे कि वो अननोन गनमैन कौन है और फिर क्या है। अब इस बात पे अगले बढ़ते हैं सर कि डिप्लोमेसी आज के ज़माने में कितनी वर्क करती है, जो कि एग्रेशन से ज़्यादा आज के ज़माने में डिप्लोमेसी के ऊपर हर देश ध्यान देता है। इस पर आपका एक टेक। देखिए, डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, आज जिस तरीके से एस जयशंकर ने अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं, अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी वो भी स्माइल दे देते हैं। तो डिप्लोमेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इंदिरा गांधी के टाइम में हमारी डिप्लोमेसी बड़ी स्ट्रांग थी, और आज मोदी के टाइम में बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन बीच के टाइम में हमारी डिप्लोमेसी पावरलेस थी। और आज ये देखा गया कि जिस तरीके का टाइम है, पहले हमारे पॉलिटिशियन बनते थे फॉरेन मिनिस्टर, आज जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया और जिस तरीके से सिचुएशन को डील कर पाते हैं। देखिए, क्या होता है कि पॉलिटिशियन इंटरनल मैटर्स के लिए ठीक है, सुषमा स्वराज बड़ी अच्छी बात करती थी, क्या वो बातें कर पाती थी पाकिस्तान के बारे में, या गल्फ कंट्रीज के अंदर जाकर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाकर के जिस तरीके से एस जयशंकर बात करते हैं। देखिए, एक आदमी की कैपेबिलिटी क्या होती है, एक लीडर की कैपेबिलिटी क्या है। लीडर की कैपेबिलिटी अपनी टीम को सिलेक्ट करना, और ये कैपेबिलिटी का रिफ्लेक्ट करती है पीएम मोदी की कैपेबिलिटी से कि किस तरीके से उन्होंने एस जयशंकर को सिलेक्ट किया। और ये भी बात ठीक है कि जब एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो उनको अजीत डोभाल ने कई चीज़ों की ब्रीफिंग दी थी, जबकि अजीत डोभाल IB से हैं, रॉ से नहीं है। लेकिन आज रॉ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि अजीत डोभाल की 2 जगह पोस्टिंग थी, लंदन में और पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से उनका रॉ के साथ इंटरेक्शन था, और साथ में वहाँ पे समझ भी पाते थे कि रॉ का क्या हिसाब है। रॉ के बड़े अच्छे ऑपरेशन हुए, जैसे पाकिस्तान के टुकड़े, सिक्किम का मर्जर, सियाचिन पे कब्जा, और भी बहुत सी चीज़ें। अजीत डोभाल की सर कोई कहानी आप बता सके हमें? तो नहीं, कहानी मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन लंदन में जब मैं पोस्टिंग था तो उससे पहले वहाँ थे। वो एग्रेसिव टाइप के आदमी हैं। जैसे IC-814 की हाईजैकिंग पे जा रहे थे, जब हाईजैकिंग हुई थी वहाँ जब बातचीत करने जा रहे थे, तो उनका भाई हम ऐसा है कि हमने बड़ी भारी गलती की है कि हमने UAE को से अपने डिप्लोमेटिक बेनिफिट नहीं उठाया, ये तो वहाँ से छुड़वा सकते थे। कहते कोई बात नहीं, हम छुड़वा लेंगे उनको। साथ में उनके 2 और ऑफिसर थे, एक थे रॉ से CD साय, जो एक्सपर्ट थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर,
मेरे बॉस भी रहे, वो लंदन में उनके साथ था मैं। अजीत डोभाल तो थे ही, साथ में एक MES से थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो भी गए थे वहाँ पे, और वो उनकी भी एक्सपर्टीज से, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे। तो अजीत डोभाल ने कहा जी हम इनको छुड़वा लेंगे, लेकिन जब वहाँ देखा गया कि प्लेन को चारों तरफ से अफगानी तालिबान ने घेरा हुआ है, मशीन गन लेके बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो साथ में देखा कि यहाँ तो ISI के लोग खड़े हैं, तो कहा जी अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग एक बात कर रहे थे एक चैनल पे, तो एक और हमारे कुलीग थे, कहते हमें तो उस टाइम पे ऑपरेशन करना चाहिए था जैसे एंटेबे एयरपोर्ट पे किया था। लेकिन ऐसे ऑपरेशन के लिए, एंटेबे एयरपोर्ट के ऑपरेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, पहले तो जो IC-814 के हाईजैकर थे अमृतसर में गए, तब तो आप ऑपरेशन कर नहीं पाए, जब पाकिस्तान में थे तब नहीं कर पाए, जब UAE में चले गए तब नहीं आप कुछ कर पाए, वहाँ तो आप ठैठे फिस हो गए। फिर आप वहाँ करोगे जहाँ पे तालिबानी खड़े हैं, और तालिबान के लोगों को कोई प्यार तो नहीं था उनसे, एक भी एफर्ट करते तो सारे प्लेन को उड़ा देते वो, तो प्लेन को घेर के खड़े थे, फिर वो तो वैसे भी ड्रग लेके बैठ खड़े होते हैं, सोते नहीं है वो लोग। तो बेसिक क्या है, हमारे लोगों की सेफ्टी, और इस ऐसे ऑपरेशन के लिए जैसे एंटेबे एयरपोर्ट पे इजराइल की मोसाद ने किया था, पहली बात तो आपकी गवर्नमेंट की विलिंगनेस हो, जो हमारी गवर्नमेंट की विलिंगनेस थी नहीं। दूसरी बात, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट हो, जो हमारे ऐसे ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है, वो भी हमारे पास नहीं थी। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पहली, उससे पहले PM मोदी पावर में आ चुके थे, और PM मोदी ने पावर में आकर के इजराइल से ऑफ द शेल्फ ऐसे इक्विपमेंट खरीदे, नाइट विजन के इक्विपमेंट खरीदे। तो तब हमारी आर्मी को तैयार किया गया। उसी तरीके से जब बालाकोट स्ट्राइक की गई, तब हमारे पास इक्विपमेंट थे, लेकिन बगैर इक्विपमेंट के, बगैर विलिंगनेस से आप ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते। कहना तो बहुत जरूरी है, हम वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेशन किए नहीं जाते, तब होते हैं जब गवर्नमेंट स्ट्रांग हो, गवर्नमेंट अपनी आर्मी को रेडी रखे। जवान तो लड़ेगा, लेकिन जवान को लड़ने के लिए असला तो उस टाइप का चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब 2014 में PM मोदी आए थे, तो हमारी आर्मी के पास मिलिटेंट को लड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं थे, नाइट विजन इक्विपमेंट नहीं थे। जब नाइट विजन इक्विपमेंट आए तो दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, एक तो सिर्फ देखने का, दूसरा आपका इक्विपमेंट जो आपको फायर कर सके। फिर ऐसे गन्स आई, जैसे आप पेड़ के पीछे खड़े हैं तो गन उस तरफ मुड़ जाएगी, तो बगैर आपको देखे आप मिलिटेंट को मार सकते हैं। फिर इजराइल से हमने सीखी, ट्रेनिंग भी ली उनसे, जैसे किसी घर के अंदर मिलिटेंट छुपे हैं, तो जो शोल्डर फायर मिसाइल्स हैं उनसे उस घर को उड़ाना शुरू कर दिया। तो आर्मी को ऑपरेशन करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट की विलिंगनेस हो। सर, कई बार हमने मूवीज़ में देखा है, बॉलीवुड की मूवीज़ में, कि जवान जब कोई ऑपरेशन करने जाता है और क्या है कि फिर उनकी गन्स काम नहीं करती हैं, तो क्या ऐसा रियल लाइफ में भी कभी हुआ है कि गन्स ना काम करती हों? देखिए, ये और तो आर्मी के जवानों की मौत हो गई हो इस वजह से? देखिए, मैं बात करता हूँ, हमारी 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है PM मोदी के आने के बाद जी। एक हुई है जून 2015 में म्यांमार के अंदर, जब हमारे 30 आर्मी के लोगों को मार दिया गया था मणिपुर के अंदर। उस टाइम पे अजीत डोभाल और PM मोदी जा रहे थे बांग्लादेश के अंदर। अजीत डोभाल जल्दी आ गए, ऑपरेशन की तैयारी की गई। कोई किसने कहा जी आर्मी इसको चेस करे, तो उस टाइम पे आर्मी के चीफ ने कहा जी हम इसको चेस नहीं करेंगे। ऑपरेशन किया गया, हेलीकॉप्टर से लोगों को उतारा गया अपने बॉर्डर के इधर, उसके बाद बॉर्डर क्रॉस किया गया, पूरी इंटेलिजेंस गैदर की गई कहाँ कहाँ इनके कैंप्स हैं। इवन म्यांमार की आर्मी को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। NS जहाँ पे शायद NSCN के वो थे मिलिटेंट थे, फिर वहाँ पे कुछ मिलिटेंट ग्रुप है जो रॉ के क्लोज थे, क्योंकि हम पालते हैं ऐसे लोगों को, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले ली गई, और उसके ऑपरेशन करके इनके 2 कैंप्स को उड़ा दिया गया। तब वो डिमोरलाइज हो गए। दूसरा कैंप हमने किया था उरी अटैक के बाद। उरी अटैक की इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन जो लोकल कमांडर था उसकी गलती से हमारे 16 जवानों की डेथ हो गई थी, क्योंकि उसने वहाँ पे, अब ये तो है नहीं कि ना मिलिटेंट 5:13 पे अटैक करेंगे, ये कि अटैक करेंगे अभी हो सकता है, 4 घंटे के बाद हो सकता है, कल हो सकता है, वही मौका देख के करेंगे। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, लेकिन तब भी ये नहीं ख्याल किया आर्मी का जो चीफ था, कमांडर था जो, और उसने कुछ सोल्जर्स को वहाँ पे टैंकर जहाँ पे पेट्रोल खड़ा था उसके पास सुला दिया, जिससे उनकी डेथ हो गई। फिर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद वहाँ पे उनके कैंप्स को उड़ा दिया गया। इसी तरीके से जब आपका पुलवामा अटैक हुआ, तब भी PM मोदी ने एक वार्निंग दी थी उनको, और पाकिस्तान ने क्या किया, अपने सारे टैंक अफगानिस्तान के बॉर्डर से लेके बॉर्डर पे लगा दिए। लेकिन इमेजिन नहीं था उनका, इमेजिनेशन नहीं था कि अब एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, और जिस तरीके से प्लान तरीके से एयर स्ट्राइक की गई,
मतलब कोई दिल्ली से कोई प्लेन नहीं उड़ा, ओके, ग्वालियर से उड़े, कहीं और से उड़े, ताकि और पूरा एक एनवायरनमेंट कर दिया गया एयर पे, ताकि वो कुछ जज ना कर पाए। बहुत पूरे प्लान तरीके से किया गया। मैंने वैसे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ अपने उसके ऊपर। जी, तो लेकिन क्या था कि इसके लिए विलिंगनेस चाहिए। फिर पीएम मोदी रात को सोए नहीं थे, अजीत डोभाल सोए नहीं थे, जो एयरफोर्स की चीफ है वो भी सोए नहीं थे, वॉच कर रहे थे ऑपरेशन। सर आपके हिसाब से आईबी और रॉ को किस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर मिली? देखिए, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के टाइम में सबसे अच्छी पावर थी। ओके, मोदी के टाइम भी अच्छा है, लेकिन जो इंदिरा गांधी के टाइम में पोजीशन मिली, क्योंकि रॉ को रेस किया इंदिरा गांधी ने 1968 में, और उनको बड़ी अच्छी पावर दी, और रॉ ने काम भी करके दिखाया, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था आरएन काओ के ऊपर, और आरएन काओ ने डिलीवर किया। पाकिस्तान के टुकड़े किए, सिक्किम का मर्जर किया इंडिया के साथ, सियाचिन पे ऊपर कब्जा किया इंडिया ने। तो जितने भी मेजर ऑपरेशन थे, जैसे आपका पाकिस्तान का जो टुकड़े हुए, वो आज क्या कोई कर सकता है वो चीज़ जो इंदिरा गांधी कर गई? रॉ का मेन ऑपरेशन था, आर्मी ने एग्जीक्यूट किया। लेकिन उससे क्या है कि एक तो आपका एशिया का मैप चेंज हो गया जी, फिर दूसरा काम था आपका सिक्किम पे कंट्रोल। सिक्किम पे क्यों कंट्रोल किया? क्योंकि जो सिक्किम के चोग्याल थे वो इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज थे, वहाँ पे ट्रेनिंग किया करते थे, सीखते थे सब कुछ। लेकिन जब इंदिरा गांधी को पता चला कि सिक्किम के चोग्याल की वाइफ मिसेस कुक वो सीआईए के एजेंट है, तो इंदिरा गांधी का हटा दो इसको। तो इंदिरा गांधी ने उनको छोड़ा नहीं और सिक्किम का इंडिया से मर्जर कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे यूएस इंडिया को तोड़ना चाहता था, सिक्किम में घुस करके इंडिया को तंग करना चाहता था। वैसे इंदिरा गांधी के और भी बड़े ऑपरेशन थे। फिर सियाचिन पे कंट्रोल इंदिरा गांधी ने किया, अदरवाइज सियाचिन को यूएस कहता था पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पर कंट्रोल करके आज भी हमारे पास है। अगर सियाचिन हमारे पास है तो लेह लद्दाख हमारे पास है, अगर सियाचिन हमारे हाथ से निकल जाए तो लेह लद्दाख चला जाएगा। जब कारगिल का वार किया था तो पाकिस्तान के पर्पस था कि कारगिल करके हम सियाचिन पे जो हमारी फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे सामान ना जा पाए, और सियाचिन निकल जाता, वहाँ से लुब्रा रिवर निकलती है जो लेह को फीड करती है, वो निकल जाती। ले पाकिस्तान जब भी चाहे चाइना ले सकता था। तो इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा विजनरी थी, ऑफेंसिव थी। मोदी अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, नो डाउट, बहुत सा कंपैरिजन दोनों के बीच में, ओके, लेकिन मोदी सोच समझ के काम करते। शायद इंदिरा गांधी से बहुत चीज़ें सीखी होंगी उन्होंने। ओके। डिप्लोमेसी के साथ डिप्लोमेसी के साथ साथ इंदिरा गांधी की बेस्ट टीम थी, और रॉ आया तो इंदिरा गांधी के टाइम में आया, उसी ने रॉ को खड़ा किया, क्योंकि उनको काओ पे भरोसा था। काओ एक लीजेंडरी आदमी है, एक लीजेंडरी फिगर है, उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। सर, जब प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही है तो मैं आपको 5 प्राइम मिनिस्टर्स के ऑप्शन दूंगा, और आपको क्रिटिकल सिचुएशन में उनकी एकदम एक्यूरेट थिंकिंग के लिए, जैसे मान लीजिए कि देश पे कोई बहुत बड़ा हमला हो गया या फिर बाहर जाकर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, ऐसे सिचुएशन में भी वो एकदम प्रॉपर तरीके से भी एक डिसीजन लेते थे, एक सही डिसीजन लेते थे। इस हिसाब से आपको 6 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताऊंगा, आपको उन्हें रैंक करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहला मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी जी, पीएम मोदी, और फिर इंद्र कुमार गुजराल। देखिए, अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए कि क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेस्ट हमारा प्लेयर होगा, क्या गावस्कर होगा, क्या सचिन तेंदुलकर होगा, क्या विराट कोहली होगा? अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं नंबर 1 दूंगा आपको गावस्कर को, क्योंकि गावस्कर उस टाइम पे टीम में आया था जब हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं थे, कोई हमारा प्लेयर खेल नहीं सकता था फास्ट बॉलिंग को। और उस टाइम पे अगर वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के 4 स्ट्राइक बॉलर थे जो एक से एक बढ़कर, और 2 थे वेटिंग लिस्ट में। वो जो बॉलिंग करते थे किसी को दिखती नहीं थी उस टाइम पे, इवन हेलमेट नहीं थी। तो गावस्कर उस टाइम पे खेला, हर एक पिच पे खेला, हर एक टीम के सामने खेला, डिफेंड किया, उसने लोगों को बताया कि फास्ट बॉलिंग को कैसे फेस करना है। फिर आपका नंबर आता है सचिन तेंदुलकर का। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेस्ट प्राइम मिनिस्टर की, इंदिरा गांधी हो सकती है। इंदिरा गांधी ने बहुत चीज़ें अचीव की, टाइम उनका डिफरेंट था, पाकिस्तान के टुकड़े किए, सियाचिन को इंडिया के अंदर मिलाया, फिर सिक्किम को इंडिया के साथ मर्जर किया। वो है उनका बड़ा हेड टू हेड कंट्रोल चलता है। सर, आप एक बार रैंक कर देंगे जो फर्स्ट सेकंड रैंक मैं यही कहूँगा कि भाई शायद आज की डेट में जिस तरीके से पीएम मोदी इस टाइम पे भी काम कर रहे हैं, तो मैं पीएम मोदी को नंबर 1 दूंगा, सेकंड इंदिरा गांधी को, थर्ड आपके अटल बिहारी वाजपेयी को, फोर्थ पे किसी का नाम आता ही नहीं है, ये 2 डिजर्व।
सत्यानाश अगर देश का किया, वो किया आपके जवाहरलाल नेहरू ने। 1962 वार के टाइम में आर्मी कहती रह गई हमें एमुनिशन दे दो, हमें सामान दे दो, हमारे को पूरा तैयारी कर दो। उन्होंने 1962 वार का ब्लंडर किया, इसलिए उनको रैंकिंग नहीं मिल सकती। मोरारजी देसाई पीएम बने, बड़े चार्जेस लगे उनके ऊपर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक वेंजेंस के साथ काम किया कि रॉ को 30% पोस्ट से काट दो, उससे रॉ का नुकसान हुआ क्या? मेन हमारे ऑपरेशन होते थे पाकिस्तान के, सारे ऑपरेशन का भट्टा बैठ गया और एक खड़ी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने डिमोरलाइज कर दिया। और गुजराल का तो मुकाबला ही नहीं है। जब आई के गुजराल बने थे प्राइम मिनिस्टर 11 महीने के लिए, उनकी पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिस्टों का हाल क्या है कि कम्युनिस्ट कभी भी इंडिया के फेवर नहीं कर सकते, इंडिया के बारे में सोच नहीं सकते। आई के गुजराल ने पहला काम किया कि आईबी की चीफ को बुलाया कि आप पाकिस्तान की एम्बेसी में वाच रखनी बंद कर दो। और जब वाच रखनी बंद कर दी, उन्होंने बात की तो कहते आपका ऑर्डर इज ऑर्डर, डोंट कीप एनी वॉच ऑन पाकिस्तान एम्बेसी। उस टाइम पे पाकिस्तान को अपने स्लीपर सेल बिछाने का पूरा मौका मिल गया, फ्री हैंड मिल गया उनको। उसके बाद रॉ के चीफ को बुलाया कि आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपके ऑपरेशन है बंद कर दो। सारे ऑपरेशन बंद कर दिए गए। जो हमारे असेट बने थे पाकिस्तान के अंदर, जो हमने सालों से पाल के रखे थे, वो हमारे हाथ से निकल गए। फायदा पाकिस्तान को हुआ, नुकसान हमें हुआ। तीसरा काम, उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया कि सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। अगर सियाचिन को पाकिस्तान को देना था, उसके पीछे कितने हमारे लोगों ने अपनी जान खोई। इंदिरा गांधी ने सियाचिन से कब्जा कराया था। अगर सियाचिन को पाकिस्तान को दे दिया जाता और पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता, तो पाकिस्तान कभी भी लेह लद्दाख को कंट्रोल कर सकता था या उसको चाइना को हैंड ओवर कर सकता था, क्योंकि नुब्रा रिवर निकलती है आपके सियाचिन से और वो फीड करती है लेह लद्दाख को। लेह लद्दाख में जाने का कोई रास्ता नहीं था, सर्दियों में आप जा नहीं सकते। आज अलग बात है कि हमने पूरे वहाँ पे टनल्स बना दिए ताकि हम लेह लद्दाख पे सप्लाई कर सके। आज हमारी बड़ी फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। फिर एक स्पेशली ट्रेन चल रही है बिलासपुर से लेह की, जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ खर्चा किया जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी उस ट्रेन के अंदर, ताकि हमारी आर्मी और उनके लोग वहाँ पे जा सके, पूरी सप्लाई लाइन जा सके। आपने देखा होगा यहाँ पे स्ट्राइक की गई थी फार्मर्स की, दिल्ली और पंजाब के अंदर। उसका एक मेन पर्पस ये भी था क्योंकि सारा का सारा सामान जाता था लेह लद्दाख में इसी रूट से, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन वो तो हमारी कैपेबिलिटी थी, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी आर्मी की, सारी सप्लाई कंटिन्यू रही, चाहे एयर से चाहे कैसे भी। तो ये जो लोग थे, स्पेशली आपके आई के गुजराल, जितना नुकसान इसने इंडिया का किया किसी का नहीं किया। ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में बिठा दिया हो, वो रोल था आई के गुजराल का। मैं ओपनली कह रहा हूँ इनके बारे में। सर एक और कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा और कई जगहों पर ये बातें फैली थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर कोई केजीबी का एजेंट काम कर चुका है। हाँ, ये कहा जाता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने एज एम्बेसडर काम किया था रशिया के अंदर, वो केजीबी का एजेंट था, उसको 1 करोड़ मिला करते थे पर मंथ। सर आप कुछ बताएं इस पर। बता दिया मैंने। जो रशिया के अंदर हमारे एम्बेसडर भी रहे, उसके बाद पीएम बने। ओके सर, इसके अलावा एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि हामिद अंसारी, उन पर आरोप लगते रहे कि जब वो ईरान में एम्बेसडर थे तो वो हमारे देश के कई सारे सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डॉक्यूमेंट लीक करने की बात नहीं कर रहा जी। आपने देखा होगा कि आपका अभिनंदन जब किडनैप हुआ, जब पाकिस्तान के अंदर रह गया, तो डिप्लोमेटिकली कैसे उसको पाकिस्तान के वहाँ से लाया गया? 48 घंटे के अंदर उसको इंडिया के अंदर वापस ला दिया गया। मिसाइल तैनात कर दी गई थी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। एक डिप्लोमेसी थी और एक थ्रेटनिंग पोस्चर था। हमीद अंसारी या कोई एम्बेसडर, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं इंडियंस, उनको प्रोटेक्शन दे, उनको सेफगार्ड करे, उनको सर्विस दी जाए और साथ में स्पेशली जो एम्बेसी के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। हमीद अंसारी के टाइम में 4 इंडियन डिप्लोमेट्स या स्टाफ के लोग उनको किडनैप कर दिया गया। पहला था संदीप कपूर। हमीद अंसारी ने कोई एफर्ट नहीं की उसको बचाने की। वो इंडिया से जा रहा था, इंडिया से ईरान आया था होम लीव के बाद। उसको एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के ईरान की इंटेलिजेंस के लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको छुपा लिया वहाँ से। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि इसको उनकी ईरान की इंटेलिजेंस के लोगों ने उठा लिया। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि क्या रीज़न हो सकता है। उसके बाद
2 दिन के बाद वो मिला बेहोश हालत में। तो मेरे को किसने कहा जी इसको तो इंजेक्शन लगा दिया गया, क्योंकि मेरे सोर्स थे वहाँ पे। इन्फॉर्मेशन दिल्ली भेजी, इन्फॉर्मेशन आ गई, अंसारी ने उसके खिलाफ गलत से चार्जेस लगा दिए कि फलाना कर रहा था, फलाना कर रहा था। उसने उसको डिफेंड नहीं किया, उसने डिफेंड किया उनकी इंटेलिजेंस को। उसके बाद एक डीवी माथुर जो रॉ का था, वो घर से ऑफिस आ रहा था, उसको रास्ते में उठा के ले गए। हम उसको ढूंढते रह गए, नहीं मिला। 1 दिन 2 दिन, नेक्स्ट डे हमने वहाँ पे लेडीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन हो गई। जो उसकी वाइफ थी, मैंने उसे कहा आप जाओ अंसारी साहब के पास, बोलो इनको। मैंने कहा आप तो पुरानी दिल्ली की हो, गालियाँ तो आती होंगी, दे देना। तो उसने उसके कमरे में जाकर के उनको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की। अंसारी भागा वहाँ से। इन द मीन टाइम मैंने दिल्ली में एक फ्रेंड को फ़ोन किया, वहाँ से नहीं कर सकते थे, मैं बाहर से जाकर फ़ोन किया अपना रूट चेंज करके, सतार का या वो बना करके वो करके वहाँ से निकल के गेटअप करके। और एक दोस्त को कहा, वो टैक्सी लेके आ गया, वहाँ से फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसा करो, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो बात करो अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी मुझे जानते थे, उसको भी जानते थे। उसने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की, नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जी अंसारी तो बहुत शरीफ आदमी। कहते जी शरीफ होगा, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन सिचुएशन ये है, एक आदमी को किडनैप कर लिया, रॉ का आदमी है, करिए कुछ। उन्होंने तब नरसिम्हा राव को फ़ोन किया। नरसिम्हा राव को फ़ोन किया तो नरसिम्हा राव ने वहाँ फ़ोन किया, तब उस आदमी को वहाँ से छुड़वाया गया था। फिर उसके बाद एक मोहम्मद उमर जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो जा रहा था कहीं पे, उसको उन्होंने पकड़ लिया रास्ते के अंदर, उनकी इंटेलिजेंस ने। बाद में पूछताछ करके छोड़ दिया, थोड़ा सा तंग किया कि हमारे लिए काम करो। तो मेरे को जब पता चला तो मैं गया उससे मिलने। तो अंसारी कहते हैं ये बता नहीं रहा है, इसके बारे में कहो कि ये काम कर रहा है शायद इनकी इंटेलिजेंस के लिए। तो मेरे बॉस ने कहा भाई आप इनकी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा सर कोई इंटेलिजेंस के लिए काम नहीं कर रहा, क्यों करेगा? अगर काम कर रहा हो तो क्यों उसको उठाते? कहते नहीं आप वो रिपोर्ट दो। मैंने कहा जी वो रिपोर्ट नहीं मैं दूंगा, मैं फैक्चुअल रिपोर्ट दूंगा। तो अंसारी मेरे से खुश नहीं था, तो मैं भी उससे खुश नहीं था, मैं भी उसको पसंद नहीं करता, मुझे पता था क्या है, किस टाइप का आदमी है। मैंने बाकी ये कह दिया मोहम्मद उमर को तुम्हारे को डिपोर्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। और अंसारी ने उसको बैन कर दिया था कई साल के बाद तक। फिर एक पीके वेणुगोपाल, उसको किडनैप कर लिया, तो कहीं घूमने चले गए थे। तो अंसारी ने उनके बाद नेगेटिव रिपोर्ट दे दी कि तो फलाना फलाना कुछ ना कुछ आकर के। वो बेचारा वापस भी आ गया, क्योंकि उस टाइम पे जो नरसिम्हा राव थे वो सिर्फ एमईए के लोगों की सुना करते थे, रॉ के नहीं सुनते थे। और उन्होंने उनकी बात पे भरोसा कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक नेटवर्क था, मतलब एमईए के अंदर एक नेटवर्क था, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक नफरत रहती है उस टाइम पे जब गवर्नमेंट कमज़ोर होती है कि भाई रॉ वाले तो नंबर मार जाते हैं। भाई नंबर मारते हैं क्योंकि काम करते हैं वो। क्या तुम करा सकते हो पाकिस्तान के टुकड़े? क्या तुम सियाचिन पे कब्जा करा सकते हो? तो उस टाइम पे पूरा का पूरा यूनिट था जो काम कर रहा था। उस टाइम पे 1993 में बम ब्लास्ट के अंदर कुछ लोग भी भागे थे, और वहाँ भी एमईए का बड़ा जमाड़ा था। कई रॉ के स्टेशन इन्होंने बंद कराने की कोशिश की, और अंसारी का मेन पर्पस था कि रॉ के स्टेशन को बंद करो। दिल्ली बुलाया गया मुझे, मेरे से कहा कि वो तो बंद कराना चाहते हैं स्टेशन को, या आप तो मैंने उनको पूरी डिटेल दी। मैंने कहा ये 2 रॉ के थे, दूसरे लोग थे, बाकी तो अंसारी के बेटे को किडनैप करके ले गए थे, उठा के ले गए थे। ईरान के इंटेलिजेंस के लोग 2 बार उठा के ले गए, कोई लड़कियों के साथ घूम रहा था। मैंने कहा फिर एक यहाँ पे एक और था शर्मा करके, उसको रास्ते पकड़ लिया था। मैंने कहा एचओसी था, वो अपने फादर के साथ जा रहा था, उसको इंटेलिजेंस के लोगों ने पकड़ लिया था। मैंने कहा फिर वहाँ पे लगाना चाहते थे जीपीएस गाड़ियों के पास, तो अंसारी ने एक ऑर्डर पास किया कि सब गाड़ी अंदर खड़ी कर दो। मैंने कहा बहुत से इंसिडेंट हैं। आपकी सर इतनी सारी बातें सुनकर मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सिहरन सी हो गई। सर एक और सवाल है मेरा कि कई दफ़े हमने देखा है मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है हमने कि जॉइंट ऑपरेशन करते हैं 2 एजेंसीज, उसके 2 एजेंट्स जो हैं वो एक साथ काम करते हैं। तो क्या वाकई में कभी आईएसआई और रॉ ने एक साथ कोई जॉइंट ऑपरेशन किया है? देखिए जॉइंट ऑपरेशन होते हैं जब हमारे फ्रेंड्स आपस में काम करते हैं। ओके, आप किसी पार्टी में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं कि दुश्मनों के साथ जाएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, फ्रेंड के साथ जाएंगे ना। और ये ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती कि अपने दुश्मन के साथ ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे दुश्मन के साथ मिलकर? हमारा दुश्मन कौन सा है? हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान है जो इंडिया के अंदर मिलिटेंसी करता है। दुश्मन तो चाइना भी है, बिल्कुल, लेकिन क्या उनके साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे? पाकिस्तान के साथ तो हम ट्रेड भी नहीं करते, तो ऑपरेशन क्या करेंगे उनके साथ? पाकिस्तान से तो बात नहीं करना चाहते, तो उनके साथ ऑपरेशन क्या करेंगे? देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में मिलकर काम करती हैं, कई बार अपने दोस्तों के साथ। मुसाद के साथ हमारा कनेक्शन है,
इन्फॉर्मेशन शेयर भी करते हैं इंटेलिजेंस की, नो डाउट, क्योंकि दोस्तों के साथ की जाती है, जो आपके साथ खड़ा होता है। जब हमारा कारगिल गया था तो उस टाइम पे आपके इन्होंने हमको, इजराइल ने हमको स्मार्ट बॉम्ब्स दिए थे या जीपीएस सिस्टम दिया था, तो हम उनके साथ करेंगे, तुम्हारे साथ थोड़ी मिलके करेंगे। तो ये जो गलत चीज़ें दिखाते हैं इनको दिखाने, तभी तो आजकल फिल्में नहीं चलती। बॉलीवुड की कौन सी फिल्म चलती है? छावा चली ना, क्योंकि छावा के अंदर रियलिटी दिखाई गई कि रियलिटी से दूर हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं होता, ना ऐसा ऑपरेशन हुआ है ना होगा। जब बात नहीं करते, ट्रेड नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, तुम्हारे साथ मिलना नहीं चाहते, तो तुम्हारे साथ बिजनेस ये इंटेलिजेंस कैसे शेयरिंग करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे? बिल्कुल सर, बॉलीवुड की इतनी जब बात हुई है तो बॉलीवुड मूवीज़ में एक और चीज़ दिखाते हैं कि डबल एजेंट का कोई कॉन्सेप्ट है। तो अगर भारत में कोई रॉ ऑफिसर अगर डबल एजेंट के तौर पर काम करता है तो उसे कैसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर कैसे उसे एलिमिनेट किया जाता है, या फिर क्या एक्शन उसके साथ लिया जाता है? कोर्ट मार्शल होता है या फिर कुछ और? नहीं, कोर्ट मार्शल नहीं है। देखिए, रॉ एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। अगर पता चलता है कोई आदमी है तो उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करके उसको जेल भेज दिया जाता है। हुआ कुछ लोग कुछ गलती से फंस गए या कुछ उनके लोग गलती करती तो उसको जेल करती है। हमारा वही सिस्टम है, लीगल तरीके से चलते। कोई ऐसा नहीं गोली मार देंगे, गोली मारने का प्रोविजन नहीं है। हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर काम नहीं कर सकते कि रॉ के पास एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर है, किसी को मार दो। हमारा देखिए, मैंने वैसे भी कहा कि रॉ एक्सटर्नल अफेयर्स को डील करता है, एक्सटर्नल ऑपरेशंस को। गोली मारेंगे तो पाकिस्तान में मारेंगे, यहाँ क्यों मारेंगे? सर, एज एन रॉ ऑफिसर जब आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं और जब ऑन ग्राउंड रियलिटी में देखते हैं, तो जो रील में और रियल लाइफ में कितना फ़र्क होता है? क्या एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है एजेंट का वो ज़्यादा थ्रिलिंग होता है जैसा कि हम रील में देखते हैं, जो कि हम मूवीज़ में देखते हैं? और देखिए, रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। हम कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है कि गन में बंदूक लेके जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, मैं कहीं नॉर्थ ईस्ट के अंदर था तो मैं हमेशा अपने पास एक नाइफ रखा करता था। और किसने कहा जी आप नाइफ किसी को मारेंगे? मैंने कहा मुझे मारने की जरूरत नहीं, नाइफ दिखाऊंगा, अगला भाग जाएगा, मैं ठीक है, आई विल बी सेफ। सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। और देखिए, मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर रहते हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उसी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे जिस टाइप का उसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन डील होती है तो देख लेते हैं, जैसे कोई किसी ने हमारे किसी फ्रेंड को पकड़ लिया और जाकर के चोरी वोरी कर ली उसकी, पुलिस को किया तो पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में जाकर पिटाई कर दी उसकी, अपनी तसल्ली निकाल ली। लेकिन ये नहीं कि वो आके मर्डर करना शुरू कर देंगे या किसी को मार देंगे। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मरवाने के और बड़े तरीके होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन वो इंडिया के बाहर चलते हैं, इंडिया के अंदर नहीं चलते। अच्छा सर, अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आपको अलग सा लगेगा, लेकिन अगर एक आम इंसान को पता चलता है कि देश के खिलाफ कोई गतिविधि कर रहा है इंसान, और अगर उसे पता लगता है कि यार ऐसा भी कुछ हो रहा है कि हमारे देश की कोई एक्सटर्नल लोग हैं वो आकर के हमारे देश में गलत काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ इन्फॉर्म करेगा, कैसे वो इसका पता लगाएगा? देखिए, हर एक सिचुएशन का डिफरेंट हिसाब किताब है। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन देखो हमें देता है कि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, उसको हम देखते हैं कि किस आदमी ने दी है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जैसे बहुत से सोर्सेज में इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर बस यहीं पे एक चीज़ है, माफ़ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ, कि आप तक पहुँचे कैसे, किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर कैसे करें? देखिए, ऐसा होता है कि हम जब फॉरेन बैठे होते हैं तो कई बार लोग अप्रोच करते हैं, तो वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन की वेरिसिटी देखते हैं, उसको फिर वेरीफाई करते हैं अपने सोर्सेज के थ्रू। हमारे भी तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना। बिल्कुल। उसके बाद आकर के फिर इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर देते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं इंडिया के अंदर वो काम करते हैं। मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि क्या हुआ कि मैं लंदन में था, तो एक कश्मीरी था, अपना वीज़ा पासपोर्ट लेने आया, तो उसने उसको नेचुरली प्रोसीजर होते हैं, ये तो है नहीं कि आप आओगे आपको इमीडिएटली पासपोर्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो वैसे ये पत्थर मार के चला गया। मैं आपको बात कर रहा हूँ 1999 की या 1998 की बात थी। तो एम्बेसडर से कहा, हाई कमिश्नर से कहा इस पर कंप्लेंट, वो कहते नहीं करेंगे। उस टाइम पे हमारी ये गवर्नमेंट जो डरी हुई गवर्नमेंट थी, आज की तरह नहीं गवर्नमेंट। वो कहते नहीं करेंगे, ये पे फैल जाएगा, फलाना होगा फलाना होगा। आजकल हम ऐसी बातें नहीं करते, ना इंदिरा गांधी के टाइम में ऐसी बात होती। तो चला गया, वो इंडिया चला गया, तो हमने उसकी पूरी डिटेल भेज दी इंडिया के अंदर, आईबी को भेज दी, अपने ऑफिस भेज दी, वहाँ से आईबी के पास चली गई। आईबी ने उसके ऊपर पाँच दफनी शुरू कर दी। वो शायद सब्जी मंडी थी, वहाँ पे रह रहा था, और मौका देख करके आईबी ने उसके ऊपर रेड डाली। उसके बाद पैसे पकड़ लिए, डॉलर्स थे उसके पास, उसका पासपोर्ट जब्त कर दिया, उसको उठा के जेल में डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे वो मिलिटेंट एक्टिविटी करने जा रहा था। तभी तो पत्थर मारेगा ना। तो डायरेक्टली हम कई बार नहीं करते। आपने देखा होगा इसका जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ ना, तो बहुत से लोग ड्रग्स के चक्कर में अंदर चले गए, क्योंकि मर्डर के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन कुछ और चीज़ें थी
या उनको पनिश करना था, तो हमने ड्रग्स के अंदर उनको करके अंदर कर दिया। तो देखिए हर एक चीज़ का हर एक अलग टाइप का हिसाब किताब होता है जी। तो बहुत से ऑपरेशन है जहाँ पे हुए, लेकिन हम तब उस पर रेड करते हैं, तब उसको पकड़ते हैं जब वो काम करने जा रहा हूँ, जब काम ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने जा रहा पूरा का पूरा उसके पास पूरा सामान पहुँच जाए। जैसे कोई मिलिटेंट है, पता चला कि मिलिटेंट है ये, लेकिन पकड़ेंगे उसको तब जब उसके पास गन्स पहुँचेगी या गन लेके जा रहा होगा, रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब उसके ऊपर काम किया जाता है। सर एक रॉ ऑफिसर के तौर पे आपकी भी कुछ पर्सनल लाइफ होती होगी, तो आपको कौन से स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है? क्या आपकी फेवरेट कुजीन है जो आपको बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है? तो ये कुछ हल्के फुल्के सवाल सर। नहीं देखिए, स्पोर्ट्स अपनी खेलते रहे, नॉर्मल लाइफ है, कोई ऐसा तो नहीं हमारी बड़ी स्पेशल लाइफ थी, हमारी कोई स्पेशल लाइफ नहीं थी। बचपन में बड़ा खेलते रहे, पहले उस टाइम पे तो टीवी नहीं होते थे, अपनी सारी गेमें खेलते थे, टीवी खेल अपना क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, सारा कुछ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई बड़ी स्पेशल प्रिविलेजेस हो, स्पेशल लाइकिंग्स हो, नॉर्मल जैसे आपकी चीज़ें पसंद है वैसे हमारी पसंद है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई बड़े स्पेशल काम करते रहे कि सारा टाइम एक आकर के ठोकते रहे कि हम रॉ के हैं, धमकी मार दी उसको। मैंने तो शायद पुलिस स्टेशन में जाकर के जब जॉब कर रहा था किसी को बताया भी नहीं होगा मैं कौन हूँ या क्या है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तभी बताएंगे ना जब कोई ज़रूरत पड़ी, तो फिर अपने इन्फ्लुएंस यूज़ कर लेते हैं उसके ऊपर। हाँ, लेकिन जो लोग जानकार हैं उनको जब इन्फॉर्मेशन अपने आप बारे में इंट्रोडक्शन करते तो फ़र्क पड़ता था। अब भी ऐसा होता है ना, कार्ड तब भी हमारे पास होता था, आईडी कार्ड ना आज हमारे पास होता है, तब भी सारे काम करते हैं अपने। लेकिन देखिए नॉर्मल आदमियों को खास ज़रूरत नहीं होती, कोई ये तो है नहीं कि हमारे को पैसे लूट के ले जाएगा कुछ है। तो बेसिकली एक नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल आदमियों की तरह रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बच्चे हमसे डरते हो कि ये आप तो रॉ में हो, उनको तो रॉ से डर भी नहीं लगता होगा, हमारी कहानियाँ भी सुन के तैयार नहीं होते वो तो। ये बात बिल्कुल सही बात है सर। सर मेरा अगला सवाल जो है वो आपके लिए ही है कि अगर मान लीजिए जब कोई एक्स रॉ एजेंट रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी लाइफ कैसे होती है, और आप इस सवाल का सबसे सटीक जवाब दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ऐसा है, कोई स्पेशल लाइफ नहीं है। मैं रिटायर हुआ तो मुझे ये था कि मैं अपने आप को बिजी रखना है। अब ये बहुत सी बातें होती हैं कि आप अपने उसका नहीं काम कर सकते, तो मैंने पहले एक डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट की, कुछ देर काम किया, लेकिन मुझे जमा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, लोग पैसा देते नहीं है, तो बेसिकली अपनी जेब से पैसा लगता है। उसके मैंने आर्टिकल स्टार्ट करने शुरू किए, और स्पेशली आर्टिकल लिखे जब पीएम मोदी फॉरेन विजिट की, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ उनसे। किताब भी लिखी उसके ऊपर कंपाइल करके कि भूटान गए, भूटान क्यों गए, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट है भूटान में। तो देखा एक चाइनीज़ डेलीगेशन भूटान विजिट करने वाली थी, तो पीएम मोदी भूटान चले गए ताकि चाइनीज़ डेलीगेशन वहाँ ना आए, वो अपनी एम्बेसी न खोल लें। इसी तरीके से पीएम मोदी ने नेबरिंग कंट्री को इंपॉर्टेंस दी। फिर पीएम मोदी चले गए सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस। मालदीव्स शायद नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ी सी एंटी थी। श्रीलंका चले गए क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस डालना चाह रहा था उस एरियाज के अंदर। तो मैं पीएम मोदी का विजन देख करके बड़ा हैरान हो गया कि इस आदमी को नॉलेज नहीं है इंटरनेशनल अफेयर्स की, ना कोई भी एमपी रहे ना मिनिस्टर रहे। फिर कैसे पता है, क्योंकि ये कंट्रीज हमारे बैकयार्ड में थी जहाँ पे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाना चाहता था। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब कि इंडिया के आसपास की कंट्रीज में अपनी बेसिस बनाना चाहता है इंडिया को घेरने के लिए, क्योंकि चाइना को सबसे ज़्यादा डर लगता है एक तो अमेरिका से, उसका दुश्मन है, उसको दूसरा लगता है इंडिया से, इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, क्योंकि 80% ट्रेड चाइना की पास करती है इंडियन ओशन से। तो मोदी ने उसको मजबूत किया। पहले साल के अंदर, पहले 5 साल के अंदर पीएम मोदी की 100 विजिट थी फॉरेन की, किसी में 1 जगह, किसी में 2 जगह, किसी में 3 जगह, किसी में 4 जगह, किसी में 5 बार विजिट की, और अपनी कंट्री को मजबूत किया, हमारी ज़रूरत को पूरा किया, ट्रेड, बिजनेस, साथ में डिफेंस की, उसके ऊपर ध्यान दिया, और हर एक विजिट बड़ी स्पेशल थी। अब 26/11 हुआ तो टेररिस्ट कहाँ से आए थे? सी से, बिल्कुल समुद्र के रास्ते, समुद्र के रास्ते से आए थे। उसके बाद से 2008 से काम चल रहा था हमारे बैकयार्ड पे रडार लगाने का। सेशल्स, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, 8 रडार लगाए गए यहाँ पे। श्रीलंका में 12 लगाए गए, ताकि कोई भी वहाँ से अगर शिप आए उसकी पूरी नोटिफिकेशन हो, उस पर काम किया गया। फिर अरब सी से जितने भी शिप्स आते हैं कहाँ से पास करते हैं? ओमान के थ्रू पास करते हैं, गल्फ ऑफ ओमान से। ओमान के अंदर पूरा दिया गया, जितने शिप पास करते हैं उसकी डिटेल दी जाए हमारे पास। और एक सेंटर बना है हमारा आपका गुड़गांव में, जहाँ पे उनकी पूरी में जाती है। आप देखते हो कि बहुत से आजकल जो शिप्स आते हैं जो यहाँ पे ड्रग्स लेके आते हैं, पकड़े जाते हैं इसी की वजह से। फिर हमारे बॉर्डर पे कम से कम बहुत सी जगह आपके रडार लगे हुए हैं, मतलब पूरी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, काफ़ी हद तक सिक्योरिटी की है। ये पीएम मोदी ने काम किया देश की सिक्योरिटी के लिए।
पहले टेन्योर के अंदर काम किए थे सारे के सारे। सूद सर, आपने इतनी सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और कई सारे आपने इंटरनल बातें भी बताई और कई सारी चीज़ों को देखकर हमें लगा कि वाह यार, रॉ को जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसे समझना भी कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी और साथ ही साथ ज़रूरी भी है। लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं आपके लिए 4 लाइनें और इस देश के जवानों के लिए और देश के हर उस इंसान के लिए जो इसकी देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उनके लिए 4 लाइनें लिख कर लाया हूँ कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ए भारत मां, मैं अपनी मां की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। उम्मीद करते हैं कि इन चंद पंक्तियों में छुपी भावनाओं को हमने हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आप तक जरूर पहुंचाया होगा। रॉ एजेंट्स भारत की जल थल नभ सेना और देश की सुरक्षा में प्रतिबद्ध जवानों और पुलिस अफसरों को हम सलाम करते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही कहानियों और इंफॉर्मेशन को जानने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, मैं आपके साथ सुधांशु शिव कुमार।